जो हमारी देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको एक इंजन के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर क्या हो जो हम करते हैं इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका जो इंजन है उसकी गति धीरे हो जाए। तो जो ये इंटरेस्टिंग सवाल है इसको आज हम सुलझाएंगे। जो हमारे जॉन मेनार्ड किंग्स जो हमारे अर्थशास्त्री थे, बहुत महान अर्थशास्त्री थे, उनके विचारों पर आधारित है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले एक रोड मैप देख लेते हैं कि आज इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से मिलके बना हुआ है, जिसमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन में एमपीसी क्या होती है और एमपीएस में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो इकोनॉमी में कहाँ ये बैलेंस बनाता है। और लास्ट में हम देखेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। एक कंक्लूजन पे आएंगे, विरोधाभास पे आएंगे कि आखिर में जितना हमने आज क्लास में पढ़ा है इसका एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, ऐसा क्यों और किस लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को हिंदी में कहा जाता है समग्र मांग क्या है। आज की पीपीटी हमारी हिंदी में ही रहेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी वो मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ये क्लास देख सके और उनको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले हम जो एग्रीगेट डिमांड है, हमारी समग्र मांग है, उसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का इंजन ये सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल प्रत्याशित, इस वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा, इसको आगे जाके समझाऊंगी मैं, वह है इसे एक निश्चित अवधि के लिए पूरे देश की खरीदारी सूची के रूप में सोचे। क्या है ये, समझ में आया? नहीं। होता यह है कि आप और मैं प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ खरीद नहीं रहे हैं, सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि हमें खर्चा कितना करना है, व्यय कितना करना है, ठीक है। जो कंपनी है वो ये सोच रही है, ये प्लान कर रही है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है। अभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, ओनली सोच रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो पार्ट है हमारे, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अब एक्स एंटे क्या होता है? एक प्लान, कि भाई हमने क्या खर्च करने का प्लान किया है, क्या खरीदारी करने का प्लान किया है। इसकी डेफिनेशन है जो हम खर्च करने, निवेश करने या उत्पादन करने की योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, हमारा विश्लेषण उसी पर आधारित है, ठीक है, जो हम प्लान कर रहे हैं। एक्स पोस्ट क्या कहता है? वास्तव में, एक्चुअल में हमने क्या खरीदा है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है कंपनीज ने, ये बताता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, एक फर्म अपने स्टॉक में 100 रुपए की वस्तुएं जोड़ने की योजना बनाती है। 100 रुपए वस्तुएं जोड़ने की योजना बना रही है, याद रखिएगा 100 रुपए, अभी प्लान बना रही है कि मुझे इतना उसमें जोड़ना, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, उच्च बिक्री के कारण फर्म अपने स्टॉक में केवल 70 रुपए जोड़ती है, यथार्थ निवेश 70 रुपए है। मतलब सोचा कितना था? 100 रुपए का, लेकिन हो कितना रहा है एक्चुअली में? 70 रुपए। तो जो हम प्लान कर रहे हैं एक्चुअल में हम वो चीजें कैसे कर रहे हैं, ये चीजें हैं एक्स पोस्ट और एक्स एंटे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स एंटे पर। हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, योजना क्या बना रहे हैं, एक्स पोस्ट पे नहीं। तो आज जितनी भी हमारी कहानी रहेगी ये हम कितना प्लान कर रहे हैं खरीदने का, ठीक है, और जो कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करने का कितना प्लान कर रही है। एग्रीगेट डिमांड उसी पे डिपेंड करता है। तो अब एग्रीगेट जो डिमांड है वो किन दो चीजों से बना हुआ है वो देखते हैं पहले। अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है हमारा AD = C + I। अभी C और I क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। C होता है कंजप्शन, हिंदी में कहे तो उपभोग। I होता है इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहे तो निवेश। अब ये क्या है, ये काम कैसे करती है ना समग्र मांग के अंदर, तो इसको थोड़ा समझिए कि जो उपभोग है परिवारों द्वारा किया गया वह ये आर्थिक इंजन का बड़ा स्थिर पहिया है जो इसे अधिकांश गति प्रदान करता है, मोमेंटम प्रदान करता है। कैसे कि जो हमारे परिवार है, कोई भी देश में जितने भी परिवार है वो उपभोग तो कर रहे हैं, कंजप्शन तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पहिया है जो रुका हुआ है कि भाई नहीं कोई उपभोग कर ही नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कंजप्शन क्या काम करता है हमारे AD के अंदर, ये कंटिन्यू, ये वो पहिया है जो कंटिन्यू घूमता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। वहीं जो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, ये क्या करता है हमारे अंदर, फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, इमारतों पर और स्टॉक में परिवर्तन पर प्रत्याशित व्यय। मतलब ये प्लान करता है कि हमें कितना खर्च करना है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कैसे, ये मैं आगे जाके आप समझेंगे, ठीक है। और आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये हमारे इकोनॉमी के अंदर कैसे काम करता है। ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। जहाँ कंजप्शन में क्या है, वो पहिया है जो कंटिन्यू घूमता रहता है।
ये क्या काम करता है, ये वक्त आने पर उसमें फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करके उसको एक गति प्रदान करता है, एक बूस्ट प्रदान करता है, मतलब आप कह सकते हैं एक बूस्ट देता है इकोनॉमी को कि भाई वो कितनी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। वही कंजप्शन कंटिन्यू रहता है, वही जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये इकोनॉमी के अंदर एक फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये थोड़ा आपको भी कम समझ में आया होगा, लेकिन ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्यूल की तरह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देख ले कि उपभोग क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे जो अर्थशास्त्री थे बड़े बड़े, उन्होंने हमें इस कंजप्शन को समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, क्या है, C इज टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई। अब ये क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है। जहाँ कैपिटल C क्या है हमारे पास, उपभोग फलन, टोटल कंजप्शन, ठीक है, सभी परिवारों द्वारा कुल व्यय, मतलब जितने भी परिवार हैं उनका कुल व्यय कितना है, खर्चा कितना है, वो हमें बता रहा है, ठीक है। C इसमें बार क्या है, स्वतंत्र उपभोग, ऑटोनोमियस, शून्य आय पर भी जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय, भोजन, किराया, यह बचत या उधार से आता है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि C बार हमें यह बताता है कि आपके पास चाहे पैसे हो चाहे नहीं हो, चाहे घर वाले भेजे चाहे नहीं भेजे, चाहे आप उधार लेके जिंदगी काट रहे हो, जो पैदा हुआ है संसार में उसका खर्चा तो हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते नहीं हमारा तो खर्चा कुछ है ही नहीं, जीरो है, नहीं। क्या आप कपड़े नहीं पहनते, क्या आप खाना नहीं खाते, क्या आपको रहने के लिए घर नहीं चाहिए, ये बेसिक जो नीड्स होती है ये तो सभी को चाहिए होती है। तो C बार हमें ये बताता है कि चाहे आप कमाओ चाहे ना कमाओ, चाहे आप सेविंग से उड़ाओ चाहे आप उधार लेके उड़ाओ पैसे, ठीक है, आपके जो बेसिक खर्चे हैं वो तो होने ही होने हैं, उसमें तो आपको पैसे खर्च करने ही करने हैं, ठीक है। वहीं C स्मॉल सी और Y क्या है, प्रेरित उपभोग, जहाँ Y डिनोट कर रहा है बढ़ने, आय बढ़ने के साथ जो व्यय बढ़ता है, या Y है इनकम, कि आपकी जितनी इनकम बढ़ती है आपका व्यय भी उतना बढ़ता है, ठीक है। वहीं C क्या बताता है, स्मॉल C क्या है, वह गुप्त घटक, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये, जो ये निर्धारित करता है कि कितना, मतलब इनकम आपकी जितनी हुई है उसमें से कितना खर्च करना है, ठीक है, इनकम से कितना खर्च करना है वो हमें स्मॉल C बताता है। इस स्मॉल C पे हम आगे आएंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है और काम कैसे करता है, ठीक है, इसको आगे समझाएंगे हम। अब ये जितने भी आपने थ्योरी पढ़ी है इसको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में देख लेते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि मानिए कि आपका Y जो आपकी इनकम है वो है 40,000 रुपये, किसी परिवार की इनकम है 40,000 रुपये, और खर्चा कितना है हमारा, उनका खर्चा है C बार है 5,000 रुपये, इनकम है 40,000, खर्चा है 5,000, ठीक है। अब हमें स्मॉल C ये बताएगा कि भाई ये जो 40,000 है इसमें से आपको खर्च कितना करना है। तो C हमें बता रहा है कि आपको इसमें से खर्च करना है 75%, कितना करना है, 75% खर्च करना है। 75% का आप परसेंटेज में निकालोगे तो आएगा 0.75, 0.75, ठीक है। अब हमारे पास इनकम है, खर्च कितना करना है वो भी हमारे पास है, ठीक है, और मतलब जो खर्च कितना करना है इस इनकम में से वो भी हमारे पास है, और C बार हमारा खर्चा एक्चुअली है कितना, ठीक है, वो भी हमारे पास है। अब इसको सबको करते हैं हम फॉर्मूले में पुट। तो जहाँ हमारे पास C बार कितना है 5,000 रुपये, इतना तो हमें खर्च करना ही है, ठीक है। C बार है हमारे पास स्वतंत्र उपभोग है 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल C कितना था हमारे पास, हमने परसेंटेज में निकाल लिया था 0.75, ठीक है। इनकम कितनी थी हमारी, ये इंटू होगा 40,000 रुपये, इनकम कितनी थी आप देख सकते हैं 40,000 रुपये, ठीक है। पहले इनको निकाल लीजिए, ये पॉइंट हटा, अब इतनी कैलकुलेशन आती ही होगी आपको, ठीक है। अब इन दोनों का करेंगे तो जाएगा 30,000, तो 5,000 प्लस कितना है हमारे पास कैलकुलेट करने पे 30,000, ठीक है। अब इन दोनों को कीजिए, तो इन दोनों को आप अगर करेंगे तो आपके पास आ रहा है 35,000। तो 35,000 क्या हुआ आपका टोटल कंजप्शन हुआ, आपका जो टोटल आपका कंजप्शन है, उपभोग फलन है, कुल कितना है आपके पास में 35,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि कंजप्शन होता क्या है, कैसे काम करता है एग्रीगेट डिमांड के अंदर, और इसका कैलकुलेशन भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हमने जो ये स्मॉल C था इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि इनकम बढ़ने पर हमारा जो कंजप्शन है वो कैसे बढ़ता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका फॉर्मूला हमें दे रखा है, इसको पहले कहते हैं क्या है, C को समझना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPC कहा जाता है। MPC हमें बताता है कि आय के प्रति अतिरिक्त रुपए का कितना अंश खर्च किया जाता है, जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उसमें से कितना खर्च करना है। पहले हम MPC को थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है।
अब ये क्लियर हुआ। अब हम सी पे आते हैं कि सी हमें ये बताता है, सी को एमपीसी कहा जाता है, हमें ये बताता है कि जो टोटल एक्स्ट्रा इनकम हुई है आपकी, ठीक है, जितनी आपकी इनकम आती है उसमें से अगर एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो उसमें से आपको कितना खर्च करना है। आप ये मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, घर से 5,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन बाय चांस किसी मंथ आपको घर वाले 7-8 हज़ार रुपये भेज दें, ठीक है, 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भेज दिए, तो आप क्या करेंगे, कपड़ों पे, खाने पे या घूमने फिरने में उसको खर्च करेंगे, ठीक है। अब कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, हमें एमपीसी वही बताता है, सिंपल तरीका है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको इतना ही कहते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो उसको खर्च कैसे करना है। इसका फॉर्मूला है, एमपीसी को कहा जाता है C = del C अपॉन del Y, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। हिंदी में है उपभोग व्यय में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा आप कि सी का जो मान होगा ना हमेशा वो 0 और 1 के बीच में होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके बीच में रहेगा, ठीक है। आप ये मान इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको दिया हुआ हो कि जो आपका सी है, स्मॉल सी है, कितना है आपके पास 0.8, तो आप समझेंगे कि मैम 0.8 हमें सी तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसको अब सैलरी में से इसको कितना खर्च करना है, तो आप इसको पहले तो ना जो 0.8 है इसको ना आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 में से आपको कितना खर्च करना है, सिंपल समझिए कि 100 में से आप खर्च करना है 80 रुपये। अगर आपको 100 रुपये दे रखे हैं और क्वेश्चन में आपने 100 रुपये के आपकी इनकम है, ठीक है, एक्स्ट्रा रुपये आपके पास आए हैं, तो उसमें से आपको करना है 0.8, सी दे रखा है 0.8, मतलब उसमें से 80 रुपये आपके खर्च होंगे। अब इसको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में भी हम देखेंगे आगे जाके, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है पूरा फॉर्मूला। अब क्या है, एक व्यक्ति की आय, अब एक व्यक्ति की आय पहले कितनी थी, 50,000 रुपये। किसी व्यक्ति छोड़िए, मेरी ना जो इनकम है मंथली वो है 50,000 रुपये, ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी ना इनकम है वो बढ़ गई, कितनी, 60,000 हो गई। तो बड़ी कितनी है, बड़ी है 10,000 रुपये। इनकम बड़ी कितनी है, मेरे पास मेरी इनकम बढ़ी है 10,000 रुपये, मेरी इनकम बढ़ गई। जहाँ 50,000 आते थे अब 60,000 आ रहे हैं, बीच का अगर निकालें तो 10,000 रुपये मेरी इनकम बढ़ गई। अब इस 10,000 में से हमारी बढ़ी हुई है, अब इनका उपभोग, जहाँ पे पहले मेरा कितना था, 45,000 का खर्चा था, अब मेरा खर्चा बढ़ गया, कितना हो गया, 52,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो डेल सी हमारे पास कितना आएगा, 7,000, मतलब मेरा जो कंजप्शन है, ठीक है, कंजप्शन में मेरे चेंज कितना हो गया, 7,000 रुपये। मतलब आप ये समझिए कि 7,000 रुपये मेरी जो कंजप्शन था, खर्चा था, ठीक, उपभोग था, वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा, कि जब मेरी अगर सैलरी बढ़ी तो मेरा कंजप्शन भी बढ़ गया, मेरी सैलरी बढ़ी तो मेरा कंजप्शन भी बढ़ गया, और कितना बढ़ा, 7,000 रुपये, ठीक है। अब इस 7,000 को क्या कीजिए, कंजप्शन कितना है आपके पास में, कितना आया, 7,000 रुपये, ठीक है। इनकम मेरी बढ़ी कितनी थी, 10,000 रुपये, तो इन दोनों को अगर आप रखेंगे तो आपका आएगा 0.7, मतलब आपकी एमपीसी कितनी निकली, 0.7। जब भी आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो आपका कंजप्शन भी बढ़ता है, ठीक है, वो आपको रखना है फॉर्मूले के अंदर, वहां से आपकी एमपीसी निकल जाएगी। सिंपल तरीका ये है कि भाई अब आप कितना खर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा, आप कर रहे हैं 0.7, आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आपको बस सिंपल सी चीज ये बताता है कि घर से जो 5,000 आते थे अब आ रहे हैं 7,000 रुपये, ठीक है, 2,000 आप एक्स्ट्रा आपके पास आ रहे हैं, तो आप उन 2,000 में से कितना खर्च कर रहे हैं, अब कितना कर रहे हैं, सिंपल सी चीज वो बता रहा है आपको कि जहाँ पहले आपकी 50,000 थी अब आपकी 60,000 है, तो इनकम बढ़ी आपकी टोटल 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पहले आप 45,000 खर्च कर रहे थे अब आप 52,000 खर्च कर रहे हैं, तो आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, 7,000 रुपये। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एमपीसी आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि अब आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम बढ़ने के बाद में कितना खर्च कर रहे हैं, वो ये चीज़ सिंपल सी बताता है कि इनकम बढ़ने के बाद आपका खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। इसको आपने समझ लिया कैलकुलेशन वे में। अब हम समझते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे समझते हैं। तो इसका ग्राफ ये है, इनकम बढ़ने पे हमेशा कंजप्शन बढ़ता है, ये तो चीज़ समझ में आ गई, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना अपना कंजप्शन उपभोग बढ़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो सी बार है हमारा, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि भाई खाना पीना रहना इसका तो खर्चा हमेशा होगा ही होगा, चाहे उधार लेके करो
चाहे सेविंग से उड़ाओ, कुछ भी उड़ाओ, चाहे लोन लेके ना खर्चा करो, खर्चा तो आपको करना ही है। तो सी बार कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, उसकी एक फिक्स होता है कि इतना खर्चा आपका होगा ही होगा, उस ग्राफ से वो स्टार्ट होता है। तो इसमें सिंपल सी चीज हमें ये बताई है, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरी बता दी, कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, इनकम बढ़ेगी, इनकम पे ही क्या डिपेंड करेगा, हमारा कंजप्शन। इनकम बढ़ी हमारी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना हमारा खर्चा इंक्रीज होगा, होगा ही होगा, ये डेफिनेटली है। ये ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा ही जाएगा, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आपका कंजप्शन होगा। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो हम ये सोचते हैं ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ठीक है, होता था, मन तो होता ही है कि सारी चीज़ें खरीद ले। तो जितना पैसा आएगा, पैसा क्या बढ़ाता है, खर्चा बढ़ाता है। कहता ना पैसा ज़्यादा आता है सेव करेंगे, नहीं, पैसा हमेशा खर्चा बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी और चीज़ें लेने की इच्छा होगी, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये एमपीसी काम कैसे करती है, एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है, इनकम आ रही है, उसको कैसे खर्च करती है, ठीक है। तो वो इस पर कैसे डिपेंड कर रही है, कंजप्शन के ऊपर। तो ये समझ लिया आपने। अब हम आते हैं एमपीएस, ठीक है, सेविंग। अब खर्चा थोड़ी करेंगे, सेव भी तो करेंगे। ये थोड़ी एक 2-3 हज़ार जो घर वालों ने एक्स्ट्रा भेज दिए हमारे पास में, उसको हम खर्च कर लें, हम उसमें से कुछ तो सेव करेंगे। तो इसका सेव करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एस इजिकल टू सेव इजिकल टू इनकम माइनस कंजप्शन। अब इनकम कितनी आई है उसमें से माइनस कर दीजिए कंजप्शन। अब इसको सिंपली वे में समझाया है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको सिंपल वे में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एमपीसीएस, एमपीएस, इसको कैसे, एमपीएस। जो एमपीएस क्या होता है, एस होता है। तो हमारे सेविंग जो होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इनकम पर। मतलब हमारी कितने इनकम हो रही है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है हमारी सेविंग। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो कंजप्शन है, उपभोग है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारा जो कंजप्शन होगा, उपभोग होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही है इनकम पे डिपेंड। यहाँ पे भी सेविंग किस पे डिपेंड कर रही है, इनकम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये हमें क्या बताता है, जो आय उपभोग नहीं की जाती वो बचाई जाती है, यह एक मूलभूत समानता है। अब क्या हुआ कि आपके 5,000 रुपये जहाँ आने थे वहाँ 7-8 हज़ार रुपये आए। अब 7-8 हज़ार में से आपने ये किया कि चलो 7,000 आए, तो 7,000 में से आपने 1,000 तो खर्च कर दिए कि 5,000 तो मेरे को रेंट वेंट देना है, 1,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए और आपने 1,000 रुपये बचाए। तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम आई थी उसमें से आपने खर्च भी किया और आपने कुछ बचाया, ठीक है। हम खर्च करने के बाद में कुछ तो बचता है ना, वही सेविंग होती है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि भाई एमपीएस और एमपीसी, इसका क्या संबंध है। चूंकि आय का प्रत्येक अतिरिक्त रुपया या तो खर्च किया जाता है या बचाया जाता है, एक महत्वपूर्ण संबंध उभरता है। मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी इनकम होगी कुछ खर्च करेंगे और जो बच जाएगा वो सेव करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये हमेशा यही रहेगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम, अगर हमें सेविंग निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे। अगर हमें सेविंग निकालनी हो तो एस को क्या करेंगे, यहीं रखेंगे। अगर हमें एमपीएस निकालना हो तो एमपीसी को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एमपीएस निकल जाएगा, ये सिंपल सा है। अब इसको कैलकुलेशन के थ्रू भी हम समझ लेते हैं कि हमारे पिछले उदाहरण का उपयोग करते हुए जहाँ एमपीसी, हमने एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हमारे एमपीसी क्या आई थी 0.75। अभी पिछली वाली स्लाइड में क्या थी 0.75 हमारी एमपीसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एमपीएस निकालना है, तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में, ये रहा एमपीएस, ठीक है। 1 है और 1 माइनस 0.7 तो क्या आई, 3 आई है, 0.3, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अतिरिक्त 100 रुपये अर्जित करने पर 70 खर्च किया जाता है, 30 रुपये बचाया जाता है। अब सिंपल से बताती हूँ आपको क्या था कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में ये समझाया था कि आपकी 100 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम में से आप खर्च कितना कर रहे हैं, आप 70 रुपये खर्च कर रहे थे। 70 रुपये खर्च कर, मतलब 70 रुपये आप खर्च कर रहे थे कि भाई जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आई उसमें से आपने 70 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। अब 70 रुपये खर्च तो कर दिया, लेकिन आप, चलिए मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाती हूँ कि आपके घर वालों ने 5,000 रुपये आपको भेजे थे, ठीक है। अब 5,000 एक मंथ में भेजे, दूसरे मंथ में आपको क्या किया, 7,000 रुपये भेज दिए। इसको समझते हैं इजीली, 7,000। अब 7,000 में क्या है, 5,000 तो एज इट इज़ आपको रेंट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, तो बचा कितना आपके पास में 2,000 रुपये। अब 2,000 में से क्या किया, 1,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा और खर्च कर दिए कपड़े वगैरह घूमने फिरने में, ठीक है। और 100 रुपये क्या हो गए, 1,000 रुपये क्या हो गए, सॉरी 1,000 रुपये आपके पास बच गए।
1,000 रुपये आपने खर्च किए, 1,000 रुपये बच गए। तो एमपीएस हमें यही बताता है कि भाई जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम आई है, अब आपको पर्टिकुलर जितना है वो तो खर्च करना ही पड़ेगा, कि आपके मंथली जो आपके खर्चे होते हैं उतना तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, रेंट, किराया, बिजली सब देना ही पड़ेगा। उसके अलावा ठीक है, आपके पास 2,000 जो बचे हैं, 7,000 में से 5,000 गए, उसमें से 2 बचे हैं, 2 में से आपने 1,000 क्या किए, खुद के ऊपर खर्च कर दिए और 1,000 आपने बचाए। ठीक है, तो एमपीएस हमें जो बचत है वो बताती है कि जो आपके पास 100 रुपये आए थे उसमें से आपने 70 खर्च किए और 30 रुपये आपके पास बच गए, 0.3। ठीक है, तो जब भी आप एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी के थ्रू आप बाद में ये निकाल सकते हैं कि एमपीएस हमारे पास कितना है, हमारे पास पैसा बचा कितना है। तो कितना बचा है, उसके पास 1,000 रुपये बचा है। जो 7,000 घर से आए थे, 5,000 बिजली पानी खर्च हो गए, तो 2,000 बचे, 2,000 उसने 1,000 अपने ऊपर खर्च किए और 1,000 उसने क्या किया, सेव कर लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफ दे रखा है यहाँ पे थोड़ा, तो आप समझ सकते हैं एमपीएस कितना है, 70 है, उसमें से एमपीएस आपका 30% बचा, एडिशनल रुपी ऑफ इनकम कहा जाता है इसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितना इजी वे में मैं समझा सकती हूँ आपको ये समझा रही हूँ। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़े से दिमाग को खोल के सोचिएगा तो ये चीज़ें बड़ी ईजी है आपके लिए। चलिए, हमने ये समझ लिया कंजप्शन कैसे काम करता है एग्रीगेट डिमांड के अंदर। ठीक है, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का कहा था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करेगी ही करेगी, और ये हमारी इकोनॉमी के अंदर एक फ्यूल की तरह काम करता है। उस वक्त मैंने कहा था, अभी शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि व्यावसायिक निवेश, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, निवेश भौतिक पूंजी, कारखानों, मशीनों और माल सूची में वृद्धि है। हमारे मॉडल में हम इसे सरल बनाते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा आपको इजी वे में इसको समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या, कैसे समझाया जाता है। I इज इक्वल टू आई बार। अब ये क्या है, आई है हमारे पास कुल नियोजित निवेश, टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना सोचा है कि आपको प्लान किया है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, वही आई बार क्या है आपके, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक घनात्मक स्थिर मान, मतलब कांस्टेंट है ये, स्वात निवेश। ठीक है, मतलब क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यह एक सरलीकरण है। इसका अर्थ है कि हम मानते हैं कि जो हमारी कंपनीज है प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि का निवेश करने की योजना बनाती है, चाहे राष्ट्र की आय, इनकम का वर्तमान स्तर कुछ भी हो। यह निर्णय ब्याज दरों या व्यावसायिक विश्वास जैसे अन्य कारकों पर आधारित हो सकता है, लेकिन आय पर नहीं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम पर डिपेंड नहीं है। जहाँ कंजप्शन क्या था, इनकम पर डिपेंड था। ठीक है, जहाँ कंजप्शन था भाई आप कितना खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, वो कितना था, इनकम पे था कि आपके पास इनकम कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। ठीक है, एमपीएस और एमपीसी जो आप निकाल रहे थे, कितना सेव करना है, कितना आपको ना उपभोग करना है, वहाँ पे आप जो चीज़ें देख रहे थे उसका उल्टा है। यहाँ पे ये इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चाहे अपने देश की इनकम कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो इन्वेस्टमेंट पे असर नहीं डालता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो कंपनीज होती है, इसको फर्म कहा जाता है, जो इकोनॉमी की लैंग्वेज में कंपनी को फर्म कहा जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा जहाँ पे भी आ जाए। का एक समूह नई मशीनरी में कुल 2,000 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लेता है। अब क्या है, कोई कंपनी है जहाँ अपनी कंपनी के अंदर वो 2,000 करोड़ जो मशीन्स खरीद रहा है, उसमें 2,000 करोड़ का वो निवेश करने का क्या कर रहा है, सोच रहा है, प्लान कर रहा है। ठीक है, करने का निर्णय ले, चाहे राष्ट्रीय आय 50,000 करोड़ हो या 100 करोड़ हो। अब समझिए इस चीज़ में मैं, मतलब 50,000 करोड़ हो या फिर 1,00,000 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10,000 करोड़ हो, 1,00,000 करोड़ हो, मतलब 10 कितना भी हो, उसको कोई फर्क। सिंपल सी चीज़ यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो कंपनीज होती है वो इन्वेस्टमेंट जो भी करती है वो देश में कितनी इनकम हो रही है नहीं हो रही उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, उसको जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो इतना इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास आई बार कितना आ गया यहाँ पे, 2 करोड़, मतलब इतना तो ये इन्वेस्टमेंट करेगी। इसका आई बार का सिंपल मतलब है कि जो कंपनीज होती है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमारा जो आई बार है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इनकम बढ़े घटे उस पर उसको लेना देना नहीं है।
जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका ग्राफ हमेशा सीधा ही रहेगा, ठीक है। कि एक फिक्स्ड प्राइस पे जो कंपनीज होती है, चाहे प्रोडक्ट बने नहीं बने, देश में कितनी इनकम आ रही है, इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, देश में पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको अपनी कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट करना है, अगर 2000 करोड़ करना है तो वो 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, वो जो इनकम है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सा ये है कि इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जो कंजप्शन था और इन्वेस्टमेंट था, मैंने आपको बताया था कि जब इनको कंबाइन करते हैं तो इकोनॉमी में जाके ये कैसे बैलेंस करता है, उस चीज़ को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो इंजन को जोड़ना, कुल समग्र मांग, टोटल समग्र मांग कितनी है हमने, एक सरल अर्थव्यवस्था सरकार रहित में कुल नियोजित व्यय व राशि है जिसे उपभोक्ता और व्यवसाय खर्च करने की योजना बनाते हैं। सरकार रहित, नो गवर्नमेंट, ठीक है, इसके नो गवर्नमेंट, और इसमें क्या आ रहा है, ओनली उपभोग, कंजप्शन और हमारे बिजनेस, व्यवसाय, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि जो आपने फॉर्मूला आपको पता ही होगा, AD इजिकल टू C प्लस I, ये हमारा सूत्र था, ये फॉर्मूला था। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा C है वो हमारे पास क्या था, C बार प्लस स्मॉल c y प्लस I हमारे पास क्या है, I बार, ये है। अब इन दोनों को प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो C बार जो हमारे पास है, जहाँ C बार प्लस I बार कुल स्वायत्त व्यय है, जिसे कभी कभी A बार भी A बार के रूप में भी लिखा जाता है। अभी कुल स्वायत्त व्यय क्या है, टोटल ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा कितना हो रहा है, ये खर्चे की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने खर्चे को क्या कर दिया, अलग कर दिया। कैसे, जो हमारे पास I बार कितना था कि इतना तो कंपनी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना ही करना है, तो खर्चा ही कर रही है, ठीक है। यहाँ पे C बार क्या था हमारे पास में कि आप चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, आपको इतना तो खर्चा आपके महीने का करना ही करना है, तो ये दोनों क्या है, खर्चा है, तो इन दोनों को अलग कर दिया। और C और Y, स्मॉल c जहाँ क्या बताता था कि इनकम आपकी कितनी बढ़ रही है, इनकम में से कितना आपको खर्च करना है, कितना % खर्च करना है, तो इसको हमने अलग रख दिया। तो इन दोनों को हम A बार से भी सिंपली डिनोट कर सकते हैं। जहाँ A बार अगर लिखा हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा कि C बार प्लस I बार है, ठीक है। अब इसको थोड़ा, ये जितने भाई आप देख रहे हैं ना, समग्र मांग AD की वक्र उपभोग, C फलन में निवेश I फलन को लंबवत रूप से जोड़कर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि एक स्थिर राशि है। AD वक्र C वक्र के समांतर होता है, बस I बार की मात्रा से ऊपर की ओर खिसका हुआ होता है, उनका ढलान C बिल्कुल समान होता है। अब ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा मैम क्या है ये, ठीक है। तो इसको ये ग्राफ की लैंग्वेज ही है, जो ग्राफ को क्या है थोड़ा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, हम ग्राफ के थ्रू इसको सिंपली समझ लेते हैं। होता क्या है कि अब हम इन दोनों को कंबाइन करके ही समझना है। तो ये है इनकम, यहाँ है हमारा AD समग्र मांग। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि C जो बार है हमारा C बार जो है वो क्या है, वो एक फिक्स प्राइस पे ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं है जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ये इसकी फिक्स्ड एक ना इतना खर्चा तो होगा कि मिनिमम जो इंसान को जीने के लिए खर्चा है उतना तो करना ही पड़ेगा। तो C बार है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो C बार किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। चाहे उधार लेके आप खर्चा करो, चाहे आपकी इनकम बड़ी है तो खर्चा करो, ठीक है। अब मैंने दूसरा ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स रहता है, मतलब कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट तो इन्वेस्ट करती ही करती है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इनकम पे डिपेंड करता तो इसका ग्राफ भी ऊपर जाता, नहीं, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो हमारा C बार है वो इनकम पे डिपेंड करेगा, जो हमारा कंजप्शन है, हमारा खर्चा है, वो इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तब ये दोनों मिलकर समग्र मांग में कैसे परिवर्तन करते हैं, मतलब समग्र मांग जो है AD है, इसमें कैसे इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो लंबवत बदलाव इजिकल टू I बार, वर्टिकल शिफ्ट। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसको मैं पूरा ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ इजीली, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। हम खुद एक ना मैप ड्रॉ करके समझते हैं कि इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा कंजप्शन होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका जो कंजप्शन होगा वो भी बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं आराम से पहले। ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ पे 1 2 3
4 and 5 रफली थोड़ा ड्रॉ कर रही हूँ, फटाफट आप समझ जाओ, ठीक है। ये एडी हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड, ये हमारे पास वाई हो गया इनकम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंजप्शन होता है सी बार होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपका मिनिमम खर्चा तो होता ही होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो स्टार्ट हो रहा है, पेन चेंज करते हैं, वो हो रहा है आपका 2, मतलब आपका इतना खर्चा तो है ही है, इतना तो मिनिमम आपका खर्चा है, चाहे आपकी इनकम कितनी है, जीरो है, आप उधार लेके चला रहे हो जीवन, लेकिन आपकी खर्चा तो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अगर इनकम बढ़ी, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी इनकम बढ़ेगी 3 रुपये, अब आपके महीने के आपके 3 रुपये आ रहे हैं, तो जहाँ पे पहले 2 था अब क्या वो बढ़ा 3 पे आया, ठीक है। तो कितना अब आपका कंजप्शन कितना हो गया है, 3 रुपये, ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आप समझ लो 5 रुपये आपकी इनकम बढ़ी, तो अब आपका कंजप्शन कितना हो गया है, 3.5 रुपये, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका क्या बढ़ेगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा। कंजप्शन हमेशा डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, मतलब इनकम के ऊपर, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था दूसरी स्लाइड में इन्वेस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती। तो अब इन दोनों को थोड़ा कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडी, ये हो गई आपकी वाई इनकम, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या कहा था, आपका कितना है कंजप्शन, कितना है 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये था। फिर आपका कुछ खर्चा हुआ, मतलब खर्चा क्या, आपकी इनकम बढ़ी तो आपका खर्चा बढ़ा, तो अभी हम 2 रुपये ही रखते हैं, ठीक है भाई, 2 रुपये हमारे पास सी, ठीक है। ये हो गया सी आपका। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है आपका 1, कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, 1 रुपये, वो हमेशा इतना ही करेगी, वो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ऑटोनोमस जो आपका इन्वेस्टमेंट है इतना ही होगा, ये कंफर्म है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी इतना ही करेगी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी कि इनकम क्या कर रही है, ठीक है। इनकम पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इनकम पे कौन डिपेंड कर रहा है, हमारा कंजप्शन। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, एक सवाल था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है आई बार है, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्यूल की तरह काम कैसे करता है, वो थोड़ा समझिएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में समझते हैं कि हमारा फॉर्मूला था एडी इज इक्वल टू, जो हमने प्रॉपर पूरा फॉर्मूला निकाला था कि सी बार प्लस आई बार, ठीक है, और प्लस सी वाई। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं पहले, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, सी बार क्या है हमारे पास में 2 रुपये, ठीक है। आई बार क्या है हमारे पास में 1 रुपया, ये टोटल कितना हो गया 3 रुपये हो गया। हमारी इनकम यहाँ पे क्या कितनी बढ़ गई, 3 रुपये बढ़ गई, ठीक है। 3 रुपये इनकम बढ़ी तो भाई कंजप्शन भी कितना हो रहा है, 3 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो इनकम बढ़ी तो अब सी बार कितना हो गया 3 रुपये, लेकिन आई क्या रहा, आई तो कांस्टेंट रहा, आई तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन कितना हो गया 4 रुपये। तो आप एक चीज़ समझे कि कंजप्शन बना इनकम पे डिपेंड करा, इनकम बढ़ी तो कंजप्शन बढ़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, उसको एक बूस्ट दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, साथ साथ में ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये छोटा सा जो है फ्यूल की तरह काम करता है इसके अंदर, चाहे ये कांस्टेंट हो, लेकिन ये जो कंजप्शन है उसको बढ़ाने का भी काम करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अगर आप प्लस करते हो अगर आप 3 ही रखोगे तो ये 3 ही रहेगा ना, ये तो 3 आ गया, लेकिन आपने 1 ऐड किया तब जाके 4 हुआ। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट चाहे कांस्टेंट रहे, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी के अंदर एक फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, जो इकोनॉमी को क्या करता है, बूस्ट करता है, और ये ग्राफ को क्या है, ऊपर ले जाता है। इसकी वजह से जो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा कंजप्शन है वो हमेशा इनकम पे डिपेंड तो रहता है, लेकिन हमारे एग्रीगेट डिमांड जो होती है, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके अंदर चाहे ना हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो, लेकिन वो फिर भी हमारे इकोनॉमी के अंदर एक फ्यूल की तरह काम करता है, उसको बूस्ट करने का काम करता है, चाहे कांस्टेंट प्राइस पे ही हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये डाउट था थोड़ा ये क्लियर हुआ होगा। तो अब मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि जब भी पूरी क्लास खत्म होगी तो एक विरोधाभास आएगा, एक पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। क्या होगा यदि अर्थव्यवस्था में हर कोई अचानक अधिक बचत करने का फैसला करता है। अगर ये चीज हो जाए कि अपने देश में एक साथ कोई अगर ये कह दे कि हम क्या करेंगे, बचत करेंगे, ठीक है, हम खर्चा नहीं करेंगे,
सब एक साथ में, कोई अलग अलग नहीं, अलग अलग बचत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी तो अपनी चलती रहेगी। लेकिन देश की जितनी जनता है, ठीक है, वो एक साथ डिसाइड करती है कि हमें तो सेव करना है, बचत करनी है, खर्चा करना ही नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, सेव करेंगे तो बढ़िया है, पैसा बचेगा, नहीं के लिए ऐसा नहीं होता है, इसको थोड़ा समझेगा। द चेन रिएक्शन ऑफ सेविंग, अभी सेविंग की चेन रिएक्शन क्या होती है कि आप सेव करते हो तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आप अभी समझेंगे। अगर हमारे घर वाले जितने भी परिवार है ये तय कर ले हम क्या करेंगे, अब बहुत ज़्यादा सेव करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम खर्च का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग, मतलब क्या होगी, गुड्स और सर्विसेज क्या होगी, जो डिमांड होगी वो घट जाएगी। अगर आप खरीद ही नहीं रहे हो तो वस्तुएं जो बन रही है वो बेचेंगे किसको, ठीक है, तो डिमांड गिर जाएगी। अगर सेवाएं और जो सेवाएं और आपकी वस्तुएं हैं, गुड्स और सर्विसेज है, इनकी अगर डिमांड घटी तो कम मांग के साथ कंपनियां उत्पादन में कटौती भी करेगी। तो वो क्या करेगी, जो चीजें बनाएगी, गुड्स और सर्विसेज बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, वो भी क्या बनाएगी, कम बनाएगी, ठीक है। अगर उसने कम बनाया तो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, कम उत्पादन से कम नौकरियां और कम राष्ट्रीय आय होती है। अब क्या होगी, अगर प्रोडक्ट ही उसको कम बनाने हैं तो लोग क्यों चाहिए होंगे उसको, ठीक है, लोगों को नौकरियों से निकालेगी तो देश में पैसा आ रहा है, देश में तो पैसा नहीं आ रहा है, लोगों के पास पैसा है ही नहीं। आप तो ना क्या कर रहे हो, लोगों को जॉब से निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, कि अब आपके पास ज़रूरत नहीं है कि आप ना इतना सामान बनाओ, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है। अगर नौकरियां नहीं होगी और कम राष्ट्रीय आय होती है तो क्या होगा, कम आय के साथ लोग पहले से अधिक बचत करने में असमर्थ होते हैं, प्रारंभिक प्रयास उल्टा पड़ जाता है। सिंपल चीज समझिए, आपने सोचा सेव करने का, खूब सेव किया सबने एक साथ मिलके, अब खूब सेव किया तो जो मार्केट में चीज़ों की जो डिमांड थी वो कम हो गई। अगर मार्केट में चीज़ों की डिमांड कम हुई तो कंपनियों को क्या है, अब कम चीज़ें बनानी पड़ेगी, कम चीज़ें बनानी पड़ेगी तो उनको पास जो लोग हैं वो भी उनको कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, नौकरियां नहीं होगी लोगों के पास में, और देश में पैसा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लोगों ने ये सोचा था कि ज़्यादा अगर पैसा बचाएंगे, सेव करेंगे तो हमारे पास सेविंग होगी, वो उल्टा पड़ गया, ठीक है, वो चीज़ें सारी उल्टी होगी, अब पैसा है ही नहीं, ठीक है, डिमांड ही नहीं है चीज़। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके खरीदो, ठीक है, जो चीज़ें खरीदनी है वो खरीदो, पैसा खर्च करो। हम जितना पैसा खर्च करते हैं हमारी इकोनॉमी में इतनी ही ग्रोथ होती है, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां लोगों को रखेगी, क्यों रखेगी, उसको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तो देश में पैसा भी आएगा और लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। जहाँ सेव करना वहाँ सेव करो, लेकिन जहाँ खर्चना वहाँ खर्चा करो। लेकिन ये चीज़ें तब होती है तब एक साथ कोई देश में सब मिलकर ये बोल दे कि हमें सेव करने, ये स्थिति तब आती है, ठीक है, फिर वो मंदी की स्थिति आ जाती है। तो अब ये अर्थशास्त्री की दुविधा ये है कि ये विरोधाभास हमें एक गहन प्रश्न के साथ छोड़ देता है। यदि किसी व्यक्ति के पैसे बचाना एक जिम्मेदारी कार्य है, लेकिन यदि सभी एक साथ ऐसा करते हैं तो अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल सकता है, तो ये सही रास्ता है क्या है। अब क्वेश्चन यही था जो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप ये कर रहे हैं कि सेव करनी अच्छी बात है, लेकिन एक साथ सेव अगर आप करते हैं तो देश क्या होगा, आपकी मंदी की ओर चला जाएगा, ठीक है, देश में क्या जो आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। तो ये चीज़ भी सही नहीं है, जितना हो सके खर्चा कीजिए, जहाँ करना है करना भी चाहिए, ये देश में क्या करता है, इकोनॉमी में ग्रोथ लाता है। तो हम व्यक्तिगत विवेक और राष्ट्रीय समृद्धि में संतुलन कैसे बनाएं, यह एक केंद्रीय बहस है जिससे अर्थशास्त्री और नीति निर्माता आज भी जूझ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये बचता है कि हम अपनी जो व्यक्तिगत विवेक है कि हमें कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है, और राष्ट्रीय समृद्धि जो है इसमें हम बैलेंस कैसे बनाएं, ठीक है। तो जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कंफ्यूजन आज भी है इस चीज़ को लेके, लेकिन ये लंबे समय तक कंफ्यूजन नहीं है, ये हम अगली जो क्लास है उसमें समझेंगे कि इनको बैलेंस भी कैसे किया जा सकता है। ये हम समझेंगे कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें एंटर कैसे करती है। अब ऐसा थोड़ी है हम सेव कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, हम खर्च भी कर रहे हैं, उसमें से भी गवर्नमेंट लेती है, टैक्स लेती है, ठीक है। अब ये टैक्स कैसे ना इसमें ना इन्वॉल्व किया जाता है, बजट में क्या क्या चीज़ें ऐसी दी जाती है जो इकोनॉमी को ग्रो करने में है काम आती है, ठीक है। ये जितने भी सवाल है कि ठीक है मैम ये तो हमने समझ लिया सेव करना है या खर्च करना है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो भी हम समझेंगे, तब जाके ये जो पूरा टॉपिक है आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इतना आपको ज़रूर समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा सेव करना भी ठीक नहीं है, जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च भी कीजिए।
तो आई होप आज की जो ये क्लास थी, आज की जो ये टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, ये आपको समझ में आया होगा। ये एक बेसिक था, ये अगर आज आप इसको बहुत डीप में समझेंगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे इन चीज़ों को भी। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।